नमस्कार। 24 की लड़ाई अब है दूसरे फेज पर आई। आज का मुद्दा बेहद गर्म है, गंभीर है, क्योंकि आज का मुद्दा दरअसल है लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर। दूसरे चरण के चुनाव से पहले हमने क्या कुछ नहीं देखा। हमने देखा भगवान राम का जिक्र, हमने सुना भगवान हनुमान का भी जिक्र, हमने देखा सुना परिवारवाद पर आरोप लगते हुए, हमने देखा सुना आतंकवाद पर कांग्रेस को घिरते हुए, और साथ ही हमने देखा हर चुनावी मंच से कहीं ना कहीं उस बात को पुख्ता तौर पर करने की जिसे बीजेपी पिछले करीब 35 सालों से करती आई है, भगवान राम का मुद्दा। लेकिन आज का मुद्दा जो है वो दरअसल यूपी की उन 8 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर है, जिसमें किसको मिलेगी बढ़त, और दरअसल जनता जब इम्तिहान लेगी तो क्या कुछ इसमें निकल कर आएगा। लोकसभा का दूसरा चरण है और क्या कुछ कहता है समीकरण, क्योंकि तमाम दलों ने अपनी कमर तो कस ली है, लेकिन चुनाव प्रचार का कितना असर होगा। देश की 88 सीटों पर दूसरे चरण में जब चुनाव होंगे तो इस चुनाव में 8 सीटें यूपी की भी होंगी। उन्हीं 8 सीटों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे अपने पैनल के साथ। लेकिन पहले अमरोहा में योगी आदित्यनाथ की ये बाइट सुन लीजिए। अब तो कहीं पे जोर से पटाखे का धमाका होता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं नहीं हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है अगर गलती से भी भारत के अंदर आतंकी घटना को अंजाम दिया और किसी निर्दोष नागरिक की जान गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहनों और भाइयों, बिनु भय होई न प्रीति, यही है आज देश का दुश्मन भी भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। ये किसके कारण? ये किसके कारण? मोदी जी के कारण, कांग्रेस के कारण नहीं। कांग्रेस के समय में तो आतंकी वारदात होती थी, एक कानों में तेल डाल करके चुपचाप सो जाते थे, आंखों में चश्मा लगा करके ये लोग चुपचाप अनदेखी कर देते थे। कहते थे हम देख रहे हैं, देखेंगे। अनदेखी करते हुए भी कहते थे कि हम देख रहे हैं, देखेंगे, और आतंकी अपनी वारदात को आगे बढ़ाता था। अब तो कहीं पे जोर से पटाखे का धमाका होता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं नहीं हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है अगर गलती से भी भारत के अंदर आतंकी घटना को अंजाम दिया। तो देखिए, समीकरण अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं। बीते लोकसभा चुनाव यानी 2019 में समीकरण ये था कि बसपा, सपा, रालोद एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आज के हालात दरअसल ये हैं कि इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ है, बसपा अलग चुनाव लड़ रही है, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल यानी छोटे चौधरी साहब की पार्टी बीजेपी के साथ है, एनडीए में शामिल हो चुकी है। ऐसे में अब का समीकरण अलग है, और इस नए समीकरण में इस जाटलैंड में और ब्रज क्षेत्र में क्या कुछ नया होने वाला है ये देखना भी अहम होगा। क्योंकि हम अगर बात करें इन 8 लोकसभा सीटों की जिनमें 26 अप्रैल को यूपी में चुनाव होंगे, तो उन 8 सीटों में से महज अमरोहा की यही सीट रह गई थी जो बीजेपी जीत नहीं पाई थी, और इसी वजह से हमने अमरोहा में वो बयान सुनवाया योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि अमरोहा लोकसभा सीट पर लगातार योगी आदित्यनाथ दौरे कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। बीते 23 दिनों में योगी आदित्यनाथ का ये तीसरा अमरोहा दौरा है, यानी कि समझिए कि बीजेपी इस हारी हुई लोकसभा सीट पर कितनी ज़्यादा मजबूती के साथ उतरने को लेकर बेताब है, जीतने को लेकर बेताब है। और उसकी बेताबी को इस बात से भी समझिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमरोहा में चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं और संदेश देते हैं कि इस बार अमरोहा की सीट भी बीजेपी के पाले में जानी है। लेकिन वोटरों पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा 26 को मालूम पड़ेगा, और तस्वीर सामने आएगी 4 जून को। तो हमारे साथ एक शानदार सा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी से आशीष तिवारी जी हैं, बहुत स्वागत है। अजीत यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, और साथ ही वैभव त्रिपाठी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। बहुत ही स्वागत है आप तीनों ही मेहमानों का। और साथ ही हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सवाल सबसे पहले समाजवादी पार्टी से है। नेताजी, अमरोहा में योगी आदित्यनाथ 23 दिनों में
3 सभाएं पीएम मोदी खुद भी यहां आते हैं और अमरोहा की ये वही सीट है जो बीजेपी जीत नहीं पाई थी। लेकिन पिछली बार समीकरण अलग थे, तब दानिश अली चुनाव जीते थे बीएसपी के, तब गठबंधन था आपका। इस बार लगता है कि क्लीन स्वीप कर देगी बीजेपी। अजीत जी। हेलो जी अजीत जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। अजीत जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम चलते हैं आशीष तिवारी के पास। आशीष जी, बीते चुनाव में 7 सीटों पर आपने जीत दर्ज की थी, लेकिन यही एक सीट अमरोहा की रह गई थी जहां पर बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। इस बार क्या कुछ कोशिशें और कैसे कामयाब बनाएंगे अमरोहा को भी? देखिए, पिछले बार के जो समीकरण थे, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि जो समीकरण थे, निश्चित तौर पर इस बार के समीकरण बिल्कुल अलग हैं। और दूसरी चीज ये है कि जनता का जो मूड है, आप देख रहे हैं आज भारतवर्ष की जनता का जो मूड है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं चलाई, उन योजनाओं से जो लाभ सीधा सीधा भारत की जनता को मिला है, जो काम पिछले 60-70 साल में नहीं हुआ था, वो 10 साल में उससे ज्यादा काम और उससे ज्यादा लाभ मिला है। तो कहीं ना कहीं जो भारत की जनता है, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, जो अमरोहा की जनता है, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़िया वोटों से उसका जो कैंडिडेट वहां खड़ा हो रहा है उसको जिताकर भेजने का काम करेगी। जी ठीक है। अजीत यादव जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अजीत जी, ये जो दूसरे चरण का फेज है, यूपी में 8 सीटें, इन 8 में से 7 पर बीजेपी जीती थी, 1 पर हार गई थी अमरोहा की सीट, और इस बार कोशिश बीजेपी की है कि अमरोहा को भी हाथ से जाने नहीं देना है। इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटों का नारा, हमको तो लग रहा है कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में 8 सीट भी जीत जाए तो बड़ी मुश्किल से, कोई असंभव नहीं है। क्योंकि जिस जनता का माहौल है इस बार, महंगाई के सवाल को लेकर के, बेरोजगारी हत्या कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है जी, और महंगाई बेतहाशा बढ़ी हुई है, आप देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो परीक्षाएं हो रही उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। लोक सेवा आयोग का पेपर, आरओ और एआरओ का पेपर लीक हुआ, समीक्षा अधिकारी का, उसको रद्द करना पड़ा। और 80 पुलिस की भर्ती आई थी, आपने देखा होगा कि उसका भी पेपर लीक हुआ। सरकार कहती कि बेरोजगारी नहीं है, और 50 लाख बेरोजगार जो है फार्म डालते हैं, आवेदन करते हैं, तो बेरोजगारी का ये आलम है कि सुरसा की तरह मुंबई खड़ी हुई है। अरे हम यहाँ तक बताएं कि जीरा का दाम इन लोगों ने जो 250 रुपए किलो हुआ करता था, लोग दाल में तड़का मारते थे, उसका भी दाम 1012 रुपए इन लोगों ने कर दिया। आप यहीं पे देखे होंगे कि टमाटर 300 रुपए किलो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बेचा गया। जब महंगाई की बात होती है तो ये लोग बोलने लगते हैं कि पाकिस्तान में टमाटर 500 रुपए किलो मिल रहा है। लेकिन सर, ये तो विकास का गाना गा रहे हैं अजीत जी। नहीं, अजीत जी, आपके आरोप तो ठीक है, पर ये तो विकास का गाना गा रहे हैं। कौन विकास के गाना गा रहे हैं? आप बताइए। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था इन्होंने, पिछली बार मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि देश के नौजवानों को केंद्र पूरा जो है राज्य को मिला करके हम केंद्र में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। और जो आंकड़ा आया अब तक, इन्होंने, आपने देखा होगा कि केवल 7 लाख नौकरी बमुश्किल दे पाए हैं। और ये भी जुमला बोले थे कि हम 15 लाख गरीबों के खाते में ले आएंगे, काला धन जो विदेशों में पड़ा स्विस बैंक को, उसको हम खींच के लाएंगे, उनके नाम को भी उजागर करेंगे। आज तक बताइए एक भी नाम इन्होंने उजागर किया? तो ये केवल आप बताइए, हंगर इंडेक्स में हमारे देश का स्थान 111वां। झूठ बोलते हैं कि हम 25 करोड़ जो है, जवाब नहीं आ रहा आशीष जी से। 81 आशीष जी से जवाब नहीं आ रहा, अभी से सवाल है सर। जी हेलो, हंगर इंडेक्स का जिक्र हो गया, महंगाई का जिक्र हो गया, लेकिन साहब आप तो चुप्पी साधे हुए हैं सर। आशीष जी। जी 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 जी, महंगाई, हंगर इंडेक्स और तमाम बातों का जिक्र, आरोपों का जिक्र। देखिए, इन
इन लोगों के मुंह से ये बातें अच्छी लगती नहीं है, कस्टोडियन क्योंकि ये पेपर लीक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में इतने पेपर लीक हुए, उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। सिर्फ वहां पर कोर्ट में एक केस का फाइल नंबर बनके वो चीजें रह गई हैं। हमारे यहाँ इसमें से ये है कि अगर पेपर लीक करने की हिमाकत करी गई तो हमने पेपर लीक के जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ने का काम करा, और उसके बाद में हमने परीक्षा को कैंसिल करने के बाद में दोबारा भी हम परीक्षा कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये लोगों के मुंह से पेपर अरे दरोगा की भर्ती में जो लड़के परीक्षा नहीं दिए थे वो जेल गए थे, और जो परीक्षा दे करके फर्जी तरीके से पकड़े गए थे, जेल किए गए थे, उनको भी आपने नियुक्ति दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने 6800 आरक्षण खा गए, आप 19,000 पिछड़ा वर्ग आयोग ने लिख के दिया कि 19,000 पिछड़ों का हक आप लोगों ने दलितों का वैभव त्रिपाठी के पास चलते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। वो भी आप नहीं दे पा रहे हैं, और किस तरीके से भाजपा के जितने भी मंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, दलित पिछड़े के जितने मंत्री हैं, लड़कों ने घेरा। यही प्रकाश राजभर कहता है कि अभी तो ये लतियाए जाएंगे पिछड़ों के लोग। का विरोध करने वाले समाजवादी अब ये ना बताएं। वैभव त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए विशेष संवाददाता। वैभव जी, जो इस बार का समीकरण है वो बेहद अलग है। राजपूत समाज की नाराजगी, दूसरी बात ये कि सहारनपुर गाजियाबाद में जिस तरीके से महापंचायतें हुई क्षत्रिय समाज के, और साथ ही जाट पॉलिटिक्स भी इस इलाके में हावी है दूसरे फेज की 8 सीटों पर, लेकिन रालोद जरूर साथ है। क्या लगता है पलड़ा किसका भारी इस बार? अनुराग जी। देखिए, पलड़े की बात करें, जो पहला चरण गया है आप देख ही रहे हैं, उसमें पोलिंग परसेंटेज गिर गया है, तो सारी पार्टियों की धुकधुकी बढ़ी हुई है। और सबसे बड़ा खेल यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि अब जो 8 सीटों पर चुनाव होना है, मथुरा की सीट की बात करें या मेरठ की सीट की बात करें, यहाँ पर इन्होंने एक्टर उतार रखे हैं। हेमा मालिनी की तो अब की हैट्रिक की बात चल रही है, लेकिन अब जो बाकी प्रत्याशी भी हैं वो भी जोरदार तरीके से लगे हुए हैं। बीजेपी के पास कुछ भी नया नहीं है। जो वादे वो 2014 में करते थे, जो वादे 2019 में करते थे, वही वादे 2024 में कर रहे हैं। आखिर बदला क्या है? न महंगाई कम हो रही है, न बेरोजगारी कम हो रही है। पेपर लीक का जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर आरओ पेपर लीक होता है और जो आरोपियों पकड़े जाते हैं, तो आरोपी पकड़े जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि आप पेपर कोई क्यों नहीं करा पा रहे हैं। एक लेखपाल का पेपर आपने कराया, उसमें आप नियुक्ति पत्र नहीं बांट पाए क्योंकि वो मामला भी अदालत में चला गया है जी। तो आप ये बताइए इस बेरोजगारी को कैसे खत्म करेंगे? उसका कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। इसके अलावा महंगाई की बात कर लीजिए। महंगाई 2014 से स्टार्ट करिए, 2024 तक कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कितने % महंगाई बढ़ गई है, इन्होंने क्या कंट्रोल करने के लिए किया? ना आज की डेट में एक आम आदमी सिलेंडर अफोर्ड कर सकता है। अगर उसके घर में 2 सिलेंडर लगते हैं तो बमुश्किल एक सिलेंडर का उपाय कर सकता है वो जी। तो इस महंगाई को भी वो कम नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा आप देखिए ना, जो महंगाई की बात कर लें, सब्जियां हो गई, जो रोजमर्रा का सामान हो गया, इसमें भी आग लगी हुई है। ठीक है, इसको भी ठंडा नहीं कर पा रहे हैं। आशीष जी, बहुत हो गई आस्था की बात, कम से कम जमीनी मुद्दों पर तो काम कर लीजिए सर। नया क्या हुआ 19 के बाद? जमीनी मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा से काम करती आई है, और अगर नहीं कर रही होती तो अभी ये 2014-19 का जो ये बात बता रहे हैं, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती, 19 में जीती, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2017 और 22 में भी जीती। और अगर ये वाकई में मुद्दा महंगाई का होता, चूंकि महंगाई का कोई मुद्दा है नहीं ना कोई। अच्छा, और दूसरी चीज मुझे हंसी ये आती है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये मुझे बता सकते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी के लिए इन्होंने सड़क पर उतरकर कितने, चाहे अखिलेश यादव हो या अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मैं बात करूं कोई भी बड़ा नेता, कितने धरने प्रदर्शन करे गए हैं? कोई ना धरना ना प्रदर्शन, सिर्फ सूखी बातें। एसी कमरों से ट्वीट पे ये महंगाई बताते हैं, एसी कमरों से ट्वीट पर ये बेरोजगारी बताते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने 5 साल 10 सालों में क्या करा हुआ है? सुनिए बात, सुनिए सवाल सुनिए सर। अगर विपक्ष सड़क पे नहीं उतरता है जी, प्रदर्शन नहीं करता है, तो क्या आम आदमी कमर तोड़ देंगे महंगा कर करके? महंगाई कहीं आपने रोकने के लिए कुछ काम किया, कुछ कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय किए अपनी तरफ से? आप ये बताइए ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि चलिए, आप तो प्रदर्शन की बात कर रहे हैं कि इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया। आपके हिसाब से हमने कुछ नहीं करा, ठीक है। आपकी 4 बार सरकार रही समाजवादी पार्टी की, इन्होंने महंगाई पर क्या कर? हमारी कोई सरकार नहीं रही सर। ये जो सवाल आप सुन रहे हैं वो संवाददाता हैं, विशेष संवाददाता पत्रकार हैं, उनको किसी का पक्ष नहीं रख रहे हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं रख रहा हूं। वो समाजवादी सरकार से हैं, पार्टी से हैं, और ना ही वो कांग्रेस से हैं या बीजेपी से ही हैं। नहीं, ये पत्रकार महोदय हैं, तो पत्रकार महोदय के पास तो खुद ही सारे आंकड़े होने चाहिए। हाँ, तो आंकड़ों पे तो मैं बात कर रहा हूँ।
नहीं, मैं नहीं, कहाँ आप बाहर तो से बात कर बताइए रहा हूँ? ना। अरे आप बताइए ना, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ ना। जो बेरोजगारी आप बता रहे हैं, तो आप ये बेरोजगारी बताइए, के जनधन लिए खाते खोले गए, कितना पैसा आपने पहुंचा दिया लोगों तक? आम आदमी तक कितना पहुंचा पैसा दिया? पहुंच गया? जनधन खाते सिर्फ खाते नहीं है, ये गौरव है गरीब आदमी का, जिसके पास खाते नहीं हुआ करते थे। वही उसके गरीब पास आदमी भी कमर खाते टूट हैं। गई आज की तारीख में महंगाई से। ठीक है नहीं, अजीत जी कमर से। टूट गई तो उसका जो भी कमर टूटी है वो 2024 का जो चुनाव हो रहा है उसमें पता चल जाएगा, आपको भी पता चल ठीक है जाएगा। अनुराग जी, वापस आऊंगा आपके पास। अजीत यादव जी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी तो आपने प्रदर्शन नहीं किया, इस वजह से मान नहीं सकते कि महंगाई बढ़ी है, आप प्रदर्शन करते तो हम मानते। अजीत जी इनके आंखों पर हरा चश्मा लग गया है और ये भारत पाकिस्तान शुरू कर दिए हैं। ये एक चीज जान लीजिए कि कोई ऐसी बड़ी वारदात करेंगे चुनाव जीतने के लिए। अब मोदी जी बोलने लगे हैं कि अल्पसंख्यक की बात उठाने लगे कि प्रधानमंत्री जी ने जी अल्पसंख्यकों को कहा था कि संपत्ति को अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको ये बांट देंगे, माताएं और बहनें जो सोना रखी है वो जब्त कर लेंगे और उनके मंगल सूत्र तक आ गए हैं। बताइए कि मंगल सूत्र बेचना पड़ेगा, इस तरीके की प्रधानमंत्री की भाषा है। और योगी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पटाखे फूटते हैं तो पाकिस्तान को डर लगता है कि कहीं हिंदुस्तान एयर स्ट्राइक न कर दे, सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। और कश्मीर में रोज मारे जा रहे हैं किसानों के बेटे जो जवान वहां पर नौकरी कर रहे हैं। इनके आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ है, इनको दिखाई नहीं पड़ता है। ये मिलिट्री में अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं 4 साल का और पुरानी पेंशन दे नहीं पा रहे हैं कर्मचारियों का। ये राजस्थान में इनकी सरकार बनी, वहां पर कांग्रेस ने जो है पुरानी पेंशन को बहाल किया था, उसको भी इन्होंने जो है रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री जो है सदन में बोलते हैं कि हम कर्मचारियों का पुरानी पेंशन नहीं दे पाएंगे। और जिस इलेक्टोरल बॉन्ड पर चंदा पर चर्चा होनी चाहिए, जिस गाय पर सबसे ज्यादा ये लोग गाय माता मानते बहस करते हैं, उन बीफ कंपनियों से ठीक है, सबसे जवाब ज्यादा ले इन लेते हैं लोगों ने सर। चंदा ठीक लिया है। हुआ है। आशीष जी शराब में जो पकड़े सर, गए गवाही वापस आएंगे, करने वापस वाले थे उनसे इन लोगों ने चंदा लिया है। पाकिस्तान और चाइना से इन्होंने चंदा लिया है। किस पाकिस्तान भारत की ठीक है बात सर, करते हैं? वापस आते हैं नवाज आपके पास। शरीफ आशीष जहां जी ये जाते हैं चंदे पर चुप्पी, पाकिस्तान की बात, आतंकवाद की बात, मंगलसूत्र की बात, परिवारवाद की बात, लेकिन स्थानीय मुद्दों की बात क्यों नहीं? नहीं, देखिए ये लोकसभा का चुनाव है और ये देश का चुनाव होता है, तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, देश की, तो इसमें कोई गलत नहीं। और इनके लोगों के सिर्फ आंखों पे काला चश्मा होता है, इनके कान में डट्टी भी है, क्योंकि इनको ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। इन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा है कि वो मंगलसूत्र भी सबका बेच डालेंगे, ऐसा करके, ऐसा कोई मोदी जी का बयान नहीं आया। अब जो राहुल गांधी ने बयान दिया कि हम जब आएंगे तो हम सबकी आर्थिक जो है व्यवस्था उसके ऊपर हम जांच कराएंगे, तो उसके बताया गया है हर गरीब आदमी के अंदर ये घुसेंगे और वहां पर उसके पैसे का ये देखेंगे लेखा जोखा। ये कितनी गलत बात है, इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए इनको। और इनके जो प्राइम मिनिस्टर जी रहे जी हैं, जी वैभव जी, आपकी मुस्कुराहट बयां कर रही है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से, लेकिन खामोशी दरअसल आपकी जुबान पे नहीं बल्कि यूपी में भी नजर आती रही है। खैर बोल दीजिए सर, वैभव जी बोल दीजिए, आज खोल के बोल दीजिए, क्योंकि चुनाव में तो बोल नहीं पा रहे हैं, प्रचार तो कर नहीं पा रहे हैं, कम से कम डिबेट में बोल दीजिए सर जी। ये आपने कैसे कह दिया, ये आपने कैसे कह दिया कि हम चुनाव में नहीं पा रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री मोदी जी की लाइन लेंथ गड़बड़ा गई है सिर्फ कांग्रेस के चक्कर। इको आ रहा है, बार बार रिपीट मुझे आवाज है, नहीं आएगा। बात यह है कि प्रधानमंत्री जी का जो भाषा रहता है वो स्तरहीनता की सभी सीमाओं को तोड़ता है। प्रधानमंत्री जी को ये बताना था कि 10 साल हमने महंगाई, बार बार इको क्यों आ रहा है भाई? जारी मेरी, हेलो हेलो जी 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 वैभव जी बात कहिए, आवाज आ रही है अब आपकी ठीक है जी। अब ठीक। ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी को ये बताना था कि 10 सालों में उन्होंने रोजगार कितने दिए हैं, महंगाई कितना कंट्रोल किया है, देश का जो कर्ज बढ़ाया है उसमें 18 घंटे काम करने का योगदान है या 24 घंटे करते रहे हैं। इन सब बातों पे उनको बताना था, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना था। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं,
बहनों के मंगलसूत्र तक बेच देंगे। जो आदमी अपनी बीवी छोड़ दिया हो वो दूसरों की बात करता है, शर्म नहीं आती इनको? अरे पहले ये भी तो देख लेते, आपने किसी बहन का मंगलसूत्र तोड़ दिया, परिणय बंधन को तोड़ दिया। जब ऐसी ओछी टिप्पणी करेंगे तो आपको ये सुनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी महंगाई कम करने के वादे पे आए थे और 400 का सिलेंडर 1200 कर गए, 40 रुपए की अरहर दाल 200 कर गए, चीनी 13 रुपए स्मृति ईरानी जी दे रही थी 19 के चुनाव में। कांग्रेस का प्लान किसी को क्या मिल है रही अगली 8 हो तो सीटों पे? बताएं। और सुनिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी बेवजह की बातें कर रहे हैं, बेमतलब का लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं, वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जी किसान को एमएसपी की गारंटी देने की बात कर रहा है, अग्निवीर खत्म करने की बात कर रहा है, युवाओं को 30 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है, अप्रेंटिस की बात कर रहा है, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी 23.5 लाख करोड़ 10 अमीर मित्रों को दे जाते हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि गरीब महिलाओं को अगर 1 लाख देंगे तो कहां से देंगे, देश भी। अरे भाई, आपने अडानी अंबानी के 23.5 लाख करोड़ माफ किए, हम किसानों का 2 लाख करोड़ माफ करेंगे। आशीष जी, हम किसानों को अडानी अंबानी के इतने लाखों करोड़ रुपए माफ किए, किसानों को मुआवजा उनका माफ करने में दिक्कत क्यों? आरोप कांग्रेस का। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब स्तरहीन और मुद्दाहीन कांग्रेस जब बात करती है तो जब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है तब ये सीधे सीधे मोदी जी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार करने लगते हैं, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और ये महंगाई और भ्रष्टाचारी और सब पे इनकी इतनी अच्छी सरकार थी तो ये आज सत्ता से इतना दूर क्यों है? दूसरी चीज, अपने को नेशनल पार्टी बनाने वाले की हैसियत आप देख लो कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 17 सीटें इनको भीख में मिली हैं, समाजवादी पार्टी ने भीख में दी है इनको, और इनके पास कैंडिडेट लड़ने के लिए नहीं है। जो अपना अमेठी और रायबरेली को ननियाल और ददियाल बताते हुए नहीं थकते थे, उनकी हैसियत नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ लें। यहाँ से भाग गए वो इतनी दूर कि यहाँ का आदमी कोई वहां पहुंच ना पाए। ये बताते हैं देश की राजनीति के बारे में। इनकी खुद की हैसियत क्या है आज के समय में? कांग्रेस का कितना वोटिंग परसेंटेज है, कितने लोग यहाँ पर हैं, और ये लगा के टोपी बैठे बता रहे हैं, तो इनको कुछ शर्म आनी चाहिए। वो आदमी नहीं उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। अरे पहले अपनी हैसियत बढ़ा लो, बात करने का लेवल आ जाए तब उसके बाद बात करना। ये बैठ के कमरे से नहीं चलती है राजनीति। जवाब देने के लिए तैयार है, ये अहंकार टूटेगा। अहंकार तो उस रावण का नहीं रहा जिसके चलने से धरती उत्तर प्रदेश के अंदर चलत समाजवादी पार्टी से पाने वाले उस रावण का अहंकार नहीं रहा। तो ये जो चोर है इनका तो अहंकार जनता इस बार तोड़ के दिखाएगी। सीटें मिली हैं, आप अपनी हैसियत का आकलन स्वयं कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे भाई, हैसियत आपके 17 सीटों में से किसी भी कैंडिडेट का, देखिए हाथ जोड़ रहे हैं आशीष जी, हाथ जोड़ रहे हैं, वो उनकी बात भी सुन लीजिए सर। आशीष जी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं जी, सुन लीजिए। सुन लीजिए जी जी जी, सुनाइए सुनाइए। जिस तरीके से कहते हैं 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी का प्रवक्ता, 2 कौड़ी का कांग्रेसी, ये सब जो बातें कहते हैं मैं इनसे इनके संस्कार और भाषा से परिचित हूँ। तो भैया मैं 2 ही कौड़ी का हूँ, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूँ वो 100 टके का कर रहा हूँ कि जनता के हक को लूट कर आपने अडानी अंबानी को दिया है। जांच कहीं कराएंगे हम उसका भी, आपके हक भ्रष्टाचार इतने सालों से, और जितना आपने लूट के अमीर साथियों को दिया है वो सारा पैसा हम गरीबों को देंगे। आपको पेट में तक इसलिए उठ रहा है कि सरकार आएगी तो जब छोड़े तो जेल जाना पड़ेगा, और जितना हमने अमीर मित्रों को दिया है पैसा वो साथ पैसा वैभव जी वापस आएंगे आपके पास। अनुराग त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़े हुए लगातार। अनुराग 10 सेकंड जी 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 10 सेकंड। ऐसा है कि ये पैसा उन अमीरों को देते हैं जो अपने बच्चों की शादी में 75 करोड़ की नाचने वाली बुलाते हैं और पार्टी की उनका लाभ। वैभव जी मुझे इतना बता दीजिए आप, वैभव जी मुझे आप इतना बता दीजिए, मुझे आप इतना बता दीजिए कि सत्ता में वापसी का ख्वाब तो आपका है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश दिल्ली तक पहुंचाता है उस उत्तर प्रदेश में आपकी सक्रियता कमी दिखती है सर। लगता है जनता के बीच हम हैं, और आपको पता नहीं कैसे आपका पैरामीटर क्या है,
हम जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम जनसंपर्क अच्छा, कर रहे हैं, पैरामीटर की बात आई, मुझे इतना बता दीजिए कि दूसरे फेज में जब इलेक्शन हो रहा है 8 सीटों पर, अमरोहा में कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हुआ है दानिश अली, मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी आपकी सहयोगी पार्टी है उत्तर प्रदेश में भी, आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने के लिए निकले क्या? बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है जी, मैं अभी चंदौली कल सपा के प्रत्याशी के लिए गया था, परसों ललित नहीं, चंदौली अलग सीट है, चंदौली अलग सीट है, पश्चिम की बात हो रही है सर। तो दूसरे फेज में इलेक्शन हो रहा है 8 सीटों पे। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। अनुराग त्रिपाठी, ठीक है, मुझे जवाब मिल गया, वापस आएंगे सर आपके पास। आपको 10 सेकंड से ज्यादा भी मैंने दे दिया आपके कहने पर, वापस आते हैं आपके पास। अनुराग त्रिपाठी, मुद्दों की बात हो रही है, हक और हुकूक की बात हो रही है, और बात हो रही है कि जनता आईना दिखा देगी 2024 में। लेकिन यहां पर जब कांग्रेस के प्रवक्ता बात करते हैं बीजेपी के अहंकार की, बीजेपी का अहंकार टूटेगा, लेकिन साथ ही साथ बात यह भी होती है कि अहंकार तोड़ेगा कौन, और क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे में तोड़ेगी जब रायबरेली और अमेठी सीट पर अभी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है, जिन 2 सीटों पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीता था बीते चुनाव में? देखिए, साफ तौर से आप देख सकते हैं कि हालात क्या हैं, सबके सामने हैं। इनके पास दावे बहुत से हैं, और जब भी इनसे कोई सवाल करिए तो ये बीजेपी के ऊपर शुरू हो जाते हैं, आरोप लगाते हैं, और बीजेपी वाले इनके ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो मुद्दे से दोनों आप देखिए ना, गठबंधन भी और बीजेपी भी एक दूसरे से बिल्कुल लड़े पड़े हैं और मुद्दों से बिल्कुल अलग हट चुके हैं। मुद्दों की कोई बात नहीं होती, आपस में छींटाकशी की, प्रधानमंत्री ने ये कह दिया, राहुल गांधी ने वो कह दिया। अरे आपस की लड़ाई छोड़िए, देश के हित के बारे में सोचिए भाई। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज गिर रही है, इतनी अपील करने के बावजूद लोग नहीं जाते वोट डालने। क्यों नहीं जाते, उस पर आइए ना। आप इस तरह के क्यों नहीं मुद्दे उठाते हैं कि आपके लिए लोग वोट करने के लिए इस भीषण गर्मी में बाहर निकलें? क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री को बदलना चाहते हैं? आखिर क्यों वो सब चीज़ें नज़र नहीं आती हैं? अगर पोलिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता है तो ये सारी पार्टियों के लिए बुरी बात है ना। अनुराग, यहाँ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो भीड़, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो विपक्ष के नेताओं की रैली और सभाएं हों, वहां पर तो वो भीड़ इकट्ठा होती है, लाखों लाखों लोग पहुंचते हैं, लेकिन आखिर वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ जुटाने के लिए इनके कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं जी। गांव-गांव जाएंगे और लोगों को लुभाते हैं कि चलिए आपको ले चलते हैं, रैली है, और रैली के बीच में तमाम तरह के हथकंडे ये लोग यानी अपनाते हैं। भीड़ जुटाने के लिए सभाओं में मेहनत होती है, लेकिन जिस दिन वोट पड़ता है उसके लिए कोई मेहनत नहीं होती है। भाई बिल्कुल जाहिर तौर से, क्यों आप देखिए ना, वोट डालने के जैसे ही वक्त आता है जी, वोट डालने के लिए ये लोगों के घर घर संपर्क नहीं करते हैं। अब ये सिर्फ रैली करते हैं, जनसभा करते हैं जी। एक दौर वो था कि लोगों के घर घर जाते थे और अपनी बात कहते थे। ठीक बात। कार्यकर्ताओं की इनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन ये काम नहीं है असल में करना चाहते जी। हैं। गठबंधन भी बना लिया है, तब भी लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनका ये है कि टीवी स्क्रीन पर दिख जाएंगे, बड़े बड़े अखबारों में छप जाएंगे और लोगों तक हमारी बात पहुंच जाएगी। अरे वो आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? अगर आम आदमी तक पहुंचेंगे तो वोटर भी घर से बाहर निकलेंगे, इनके पक्ष में वोट भी डालेंगे। ठीक है, इनके साथ दिक्कत यही है। वैभव जी, आऊंगा आपके पास वापस। अजीत यादव जी, रैली कर ली, सभाएं कर ली, लेकिन देखिए, मैं सबसे देर से जुड़ा हूं, और जब मेरे से जुड़े सवाल आप किसी से करते हैं जी, और आरोप लगता है तो जवाब देने का समय दीजिए। दे दीजिए आप जवाब। अगर ऐसा ही मुझे बस मूर्ति बना के बैठाना है तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा भाई। मैं नहीं, आप मूर्ति नहीं है, आप बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, आप अपनी बात कहिए प्लीज। जी जी जी। अनुराग जी जो बात कह रहे थे कि देखिए, ये मुद्दों की बात नहीं करते, वो बीजेपी पे। देखिए अनुराग जी, हमने प्रधानमंत्री पे कोई टिप्पणी नहीं, प्रधानमंत्री जी की का जो बयान था उसको हमने उद्धृत किया। उसके बाद हमने बताया कि नहीं, जनता के लिए हमारा विजन क्या है, और जनता की तरफ से ये डिमांड आई थी, जिसके बाद हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया। वो अग्निवीर खत्म करना चाहते हैं, एमएसपी का कानून चाहते हैं, महंगाई में राहत चाहते हैं, किसानों का कर्जा माफ हो ऐसा चाहते हैं। इसलिए हमने वो कहा, और हम जनता के ही उन मुद्दों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप दोनों के में समानता आप देख पा रहे हैं तो माफ कीजिए, आपको थोड़ा चिंतन की आवश्यकता है। दूसरी बात, अमेठी और रायबरेली की आपने बात की। अमेठी और रायबरेली का चुनाव बीत नहीं गया। ठीक है अजीत यादव, समय पर उस पर ठीक है अजीत यादव, सियासत के शामियाने में जातियों के जलसे जलाल हैं, और जब समाजवादी पार्टी कहती है पीडीए का नारा, तो यह कहना जरूरी है कि क्या पीडीए ही आवाम है? क्या पीडीए का वोट लेकर ही जीत जाएंगे? क्या पीडीए के बाहर जो लोग आते हैं वो आवाम नहीं है, वो वोटर नहीं है? अजीत यादव, सबसे ज्यादा अगर हक मारा गया तो पीडीए का मारा गया जी, और पीडीए निश्चित रूप से ये सदियों से सताई हुई थी
और आजादी के बाद भी आज इस देश में जब संविधान का राज है, तब भी दलितों को अगर शादी में घोड़े पर और घोड़ी पे बैठ के जाता है तो सामंतवादी सोच के लोग और पीडीए का हक मारा गया, आजम खान जेल में है, बड़ा मुस्लिम चेहरा कहो समाजवादी पार्टी की ओर से। आप मेरी बात सुनिए, आजम खान जेल में है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये सरकार इस तरीके से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने समाज को तालीम देना चाहते हैं, उस तालीम पर बीजेपी देखिए नेताजी गुड्डू जमाली को आपने रिप्लेसमेंट के तौर पर आजम खान के शामिल तो कर लिया पार्टी में, लेकिन बहुत सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं, तो कैसे मुसलमानों की बात उठेगी? हम कह रहे हैं कि ये तालीम पर ताला लगाना चाहते हैं, मदरसों को बंद करना चाहते हैं, ये हलाल पे आ जाते हैं। और आप कह रहे थे कि हम लोग मुद्दों की बात नहीं करते, हम महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, हम बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, हम किसानों की एमएसपी का मुद्दा उठा रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी कब देगी। आशीष जी, आज तो किसान बॉर्डर पे मर गए, उन किसानों के परिवार को मुआवजा। आशीष तिवारी जी, जी जी जी, जब बात आएगी कि सियासत के शामियाने में जातियों के जलसे जलाल होने की, तो बात यह भी आएगी कि जिस क्षत्रिय समाज को बहलाने फुसलाने के लिए, मनाने के लिए राजनाथ सिंह हो या दूसरे बड़े नेता हो, वो जब पहुंचते हैं तो क्यों नहीं हम सवाल करें कि जातियों पर फोकस क्यों? आशीष जी, इसमें देखिए, इसमें जाति का मैं पहले बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे अन्य दलों की तरह नहीं। आप समाजवादी पार्टी को देखिए, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनके पास सिर्फ मुद्दा है पीडीए चिल्ला रहे हैं और पीडीओ के हक, चाइना के तानाशाह की तरह इनकी पार्टी है, रसिया के पुतिन की तरह ये देश को चलाना चाहते हैं, प्रसाद मौर्य ये जिनपिंग की तरह देश को चलाना चाहते हैं, चाहे वो क्या पीडीए से नहीं आती थी, बहन मायावती के ऊपर जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था वो क्या पीडीए से नहीं आती थी, और उन्होंने एफआईआर कराया, उसमें साफ तौर से लिखाया गया था कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, ये लिखित में है, उन्होंने ये लिखाया था। तो ये पीडीए की बात ना करे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज मैं बताऊं कि जातियों का जो भी ये सिर्फ समाजवादी पार्टी और ये गठबंधन है। ठीक है सर, जवाब आ गया आपका। ही लड़ने का काम कर रहे हैं। फाइनल कमेंट लेंगे अनुराग त्रिपाठी से। जितनी भी रैलियां ये कर रहे हैं, ठीक है सर, उन रैलियों में आवाज पहुंच गई कोई बात अरे नहीं करते। पैसा दे करके तो भीड़ जुटाने का काम मोदी की रैली में आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लोग हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो, बलात्कारियों को भीड़ जुटाने का काम कर रहे हैं, इनके पास भीड़ कहाँ रह गई है? ठीक है वैभव त्रिपाठी, फाइनल कमेंट। वैभव जी, फाइनल कमेंट। भाजपा के लोगों का एक रटा रटाया एजेंडा है कि वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे छींटाकशी करेंगे। मेरा अभी भी वही सवाल है कि प्रधानमंत्री जी 10 साल में क्या किए उसकी बात बताएं। ठीक है, ठीक है, बात आ गई आपकी। अनुराग त्रिपाठी से फाइनल कमेंट लेते हैं। अनुराग त्रिपाठी, जातियों की बात तो होती है, वो क्षत्रिय समाज को मना रहे हैं, वो पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि बात से इतर क्या उनके लिए काम भी होता है क्या? देखिए, जब भी चुनाव आता है तब सबकी याद आ जाती है जी। हर जाति, हर धर्म, जो कुछ हो सकता है, हर मतलब चीज को आजमा लेते हैं ये लोग। सारे फार्मूले, सारे समीकरण एक दूसरे को टच कर लेते हैं जी। पहले लिस्ट बनाते हैं कि इनको नहीं छुएंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है सबको याद आने लगता है कि नहीं, फलानी जाति के लिए हमने क्या किया था और ढिकानी जाति के लिए हमने क्या नहीं अच्छा किया। अनुराग, मेरा एक सवाल ये भी है कि आजम खान चूंकि जेल में बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी में परिवार में जाने जाते रहे हैं, मुझे ये बतलाइए कि जब गुड्डू जमाली को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है, तो क्या लगता है आपको कि वो सक्रिय तौर पर नजर आ रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, आजम खां की बात अलग है जी। गुड्डू जमाली जरूर शामिल कर लिया गया है, लेकिन आजम खां का कोई मुकाबला नहीं है जी। और ये बीजेपी भी जानती है। तो क्या मान रहे हैं कि मुस्लिम चेहरे की कमी है? बिल्कुल जाहिर तौर पे है जी। उसी चेहरे की तलाश में इन्होंने गुड्डू जमाली को शामिल किया, लेकिन वो भरपाई उसकी नहीं हो पा रही है। जी। क्योंकि जिस तरीके से आजम खां आते थे और चुनाव में जो समीकरण बदल देते थे, वो समीकरण नहीं बदल रहे हैं। ठीक वो है। समीकरण जस के तस हैं और उसमें फार्मूला भी कोई फिट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो जाहिर तौर से भी दिखाई देता है कि जिस तरीके से बीजेपी अब रेस में लगी हुई है, बाकी गठबंधन भी लगा है, लेकिन गठबंधन कोई टक्कर देता नहीं दिख रहा है। ठीक है अजीत जी, बड़े चेहरे जरूर यहाँ दिखाई ठीक देती है, है। ठीक है अजीत जी, फाइनल कमेंट। चेहरे आ जाते हैं राजनीति में। आप जो है ये मत सोचिए कि विकल्पहीन है दुनिया, कोई न कोई विकल्प बन के उभर के आता है। अगर ये लगता है कि बीजेपी के लोगों को कह रहे थे कि कांग्रेस की क्या हैसियत है, इनकी भी हैसियत क्या थी ये जानते हैं, 2 सीटों पर जीते थे चुनाव,
किसी की हैसियत में न जाया करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये तुम्हारे साथ तमाम मेहमान, और किसी की हैसियत से मत आखिए, क्योंकि एक वो वक्त था जब बीजेपी की 2 सीटें थी लोकसभा में, लेकिन आज वही बीजेपी 400 सीटों को मजबूती से जीतने का दावा कर रही है, दम भर रही है। तो कुछ भी हो सकता है और कहीं भी कमाल दिख सकता है, और ये समझना भी जरूरी है, और हम इस बात को बाखूबी समझते भी हैं। लेकिन बात दरअसल यही है, चर्चा का मुद्दा दरअसल यही है, क्योंकि दूसरे फेज में जब 88 सीटों पर चुनाव होगा तो उनमें शामिल होंगी यूपी की 8 सीटें भी। कौन मारेगा बाजी, और क्या इंडिया गठबंधन कुछ दिखा पाएगा कमाल, ये देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी, एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।